नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज बाजार नई नई ऊंचाइयां, नए नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आज जो हाई लगा है वो लगा है 23,481 का। हालांकि उसके बाद बाजार फिसला जरूर और 23,353, 23,354 का स्तर देखने को मिला, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो 23,400 यानी 23,400 के ऊपर कामकाज करता हुआ 23,405 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त में। 1,553 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 985 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। आज सेक्टर कौन से चल रहे हैं उन पर भी जरा एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। तो जिनमें आज तेजी देखने को मिल रही है, पीएसयू बैंक्स में लगातार आज तीसरा चौथा दिन है जब हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। आईटी शेयरों में आज अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। मेटल शेयर थोड़े से सुस्त हुए हैं अच्छी तेजी के बाद। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में शानदार तेजी, 2% से ज़्यादा ये इंडेक्स ऊपर। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो उसका फ़ायदा यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल वहीं का वहीं अटका हुआ है कि ये जो बाज़ार लगातार नए ऊंचाइयाँ छू रहा है, क्या ये कॉन्टिन्यूटी अभी बजट तक चलती रहेगी या फिर एक कुछ वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे, आईपीओ बाजार पे भी बातचीत होगी और आखिरी में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बाजार पर ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर? क्या जो मन में डर आशंकाएं थीं वो सब दूर हो गए हैं और अब सरकार अच्छे से कामकाज कर रही है? अब अगला बड़ा ट्रिगर जो है वो हो सकता है शायद बजट हो। तो क्या बजट तक ये बाजार की रैली एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है आपको? कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बाजार में जिस तरह से सरकार आई और जो चिंताएं थी शायद वो धीरे धीरे लग रहा है कि दूर हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि फ्रजाइल दिखता नहीं है कि होगा, क्योंकि जितने भी एलाइज हैं उनको जो है कह लें कि वो स्टेट में सपोर्ट करेंगे, वो इनको केंद्र में सपोर्ट करेंगे। इस तरह से शायद चीज़ें उभरती हुई दिख रही है। और आपने ठीक कहा कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होगी हमारी बजट। बजट में ये देखना होगा कि जो पिछली मंशा सरकार ने व्यक्त की थी, जो इंटरिम बजट में, क्या वो कंटिन्यू रहती है? क्या ग्रोथ में पैसे सरकार फिर से डालेगी, मतलब केपेक्स के अंदर डालना चाहेगी? उसी तरह से क्या रूरल इनकम में ग्रोथ होगा? ये तमाम क्वेश्चंस हैं जिसका जो है हमें लगता है कि कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो बाजार को समझ में आ रही है कि शायद पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहे और जो है ब्रॉडर तरीके से, और इसी और इकोनॉमी जो है वो फास्ट पेस पे ग्रोथ हो। ये तमाम चीज़ों से शायद मार्केट आश्वस्त है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मार्केट एक नए ऊंचाई को छू रहा है। तो इसमें डेफिनेटली आपको देखने होंगे कि सेक्टर कौन से हैं और कौन सी कंपनियां जो कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी के बढ़ते हुए आयाम के साथ अपने आप को भी उस पेस में ढालकर आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बॉटम अप अप्रोच, मतलब कंपनियों को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती हैं। जी, चलिए, बहुत सारे दर्शक सर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं। बंसीलाल जी कह रहे हैं विपुल सर को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार बंसीलाल जी। श्वेता जी कह रही हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और एनबीसीसी पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इनके लक्ष्य क्या कुछ हो सकते हैं? इसके अलावा वंदना जी कह रही हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के इन्होंने 350 शेयर लिए हुए हैं 33 रुपये के भाव पे। 2 साल का टाइम है मेरे पास, टारगेट क्या होना चाहिए? तो श्वेता जी और वंदना जी दोनों का कॉमन क्वेश्चन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के। लेकिन श्वेता जी एनबीसीसी के बारे में भी जानना चाहती हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? हाल ही में अभी हमने देखा 2 दिन पहले ही इसको हमने बजिंग स्टॉक्स में शामिल किया था, क्योंकि इलारा सिक्योरिटीज़ ने इस पर अपनी कवरेज शुरू की है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके लिए वो 63 रुपये का लक्ष्य जो है प्रति शेयर तय किया है इलारा सिक्योरिटीज़ ने। और इसका कारण उन्होंने बताया कि कंपनी पर जो कर्ज था जो कि FY22 में 6200 करोड़ था, वो अब FY24 में महज 3400 करोड़ रुपए रह गया है। इसके अलावा ऑर्डर बुक अगले 2 साल में 15% बढ़ने की उम्मीद है। तो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए गए हैं सर। आपकी सलाह क्या रहेगी वंदना जी के लिए और श्वेता जी के लिए? देखिए, आपसे होल्ड करने की सलाह होगी कि आप होल्ड करके रखें कंपनी, क्योंकि अगर आप देख लें बैलेंस शीट में तो अभी भी कंपनी जो है नेटवर्थ पॉजिटिव नहीं है कंपनी का, जिसके कारण कि सॉरी हाँ, नेटवर्थ इनका अभी भी पॉजिटिव नहीं है, जिसके कारण कि ये दिख रहा है कि
फंड जो इनकी बैलेंस शीट है थोड़े से स्ट्रेस है, उस पे भी लोन हालांकि कम हुए हैं, 5,500 करोड़ से घटकर 2,200 करोड़ के करीब लोन हुआ है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। डेफिनेटली नीचे से जो है काफ़ी उभरता हुआ दिख रहा है कि टर्न अराउंड जैसी स्टोरी इसमें देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर कामकाजी मुनाफे अच्छे थे। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ कि आप होल्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर जो है वो 45 रुपए के नीचे का कहीं ना कहीं लगा के रखें और होल्ड करने की सलाह होगी। तो आप दोनों के लिए होल्ड करने की सलाह है सर। एनबीसीसी को लेकर के श्वेता जी भी जानना चाह रही थी, तो एनबीसीसी पर आपकी एक टिप्पणी अगर छोटी सी हो जाए ताकि श्वेता जी पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। देखिए एनबीसीसी जो हमने बराबर ये मेंटेन किया है कि ये जो बिजनेस बिजनेस में है वो जो है सरकार के जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाती है, और उसमें इनके मार्जिन्स की प्रोफाइल को लेकर मुझे काफ़ी चिंता रहती है कि इसमें मार्जिन काफ़ी कम है, 4 से 5% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और किसी भी कंपनी में इतना थिन मार्जिन होना मतलब कभी भी अगर जो है इकोनॉमी में या फिर इनपुट कॉस्ट आपके बढ़ते हैं तो ये मार्जिन्स भी क्या बनी रहेगी। तो उसमें जो हेड मतलब कम है, रूम स्पेस काफ़ी कम होता है। लेकिन केवल ऑर्डर कंटिन्यूटी रहती है कि सरकार की तरफ से जो है मिलेगी। तो मैं कहता हूँ कि बेहतर इसी लैंडस्केप में अगर देखना है तो बेहतर कंपनियां हैं, देख सकते हैं डीएलएफ की तरफ देख सकते हैं, प्रेस्टीज स्टेट की तरफ देख सकते हैं, ओबरॉय रियलिटी है। ये तमाम कंपनियां जो कि बेहतर प्रोपोजिशंस हैं और रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी डिमांड रही है। तो मैं कहूँगा कि इन स्तरों पर तो नहीं, लेकिन अगर प्राइस में कहीं भी गिरावट हो तो देखना चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो 10 साल के ऊंचे स्तरों पे है, 10 साल के निचले स्तरों पे इनकी इन्वेंट्री लेवल है। तो डिमांड मतलब काफ़ी रही है मार्केट में, रियल एस्टेट में। तो उस वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई इस बीच अविनाश सिंह जी कह रहे हैं, प्रणाम विपुल भैया और संतोष सर। आपको भी प्रणाम अविनाश जी। कह रहे हैं जब से आपका शो देखा किसी और का शो नहीं देखता हूँ। मनी नाइन की टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कह रहे हैं जब बीएससी शेयर में गिरावट आई थी तभी 2850 पर मैंने 32 शेयर ले लिया था, अभी इसमें क्या करें। तो बीएससी पर राय जानना चाह रहे हैं। अभी 2735 का भाव है, इन्होंने 2800 के आसपास लिया है हुआ है, तो इनको अभी फ़िलहाल नुकसान होता हुआ नज़रिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है कितने समय का है। अभी क्या करना चाहिए सर? 100 रुपये पर शेयर का नुकसान है इनको अभी फ़िलहाल बीएससी के ऊपर। देखिए कुछ महीनों पहले बीएससी में जो मैनेजमेंट चेंज हुई, नए जो है इनके सीईओ आए थे, उसके बाद से हमने देखा कि बीएससी में काफ़ी अच्छी कह लें कि इनके नंबर्स भी अच्छे आने लगे हैं। और इसके जो इनका अछूता एक सेगमेंट था, डेरिवेटिव सेगमेंट, वहाँ पर भी अच्छे वॉल्यूम्स होने लगे हैं। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं अभी भी, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें इक्विटी में पेनिट्रेशन जो है ओवरऑल जो इंडियन सिटीजन्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। और उसके जो है जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा, लोगों में इसकी जानकारी बढ़ेगी, लोग जो है ज़्यादा निवेश करेंगे इक्विटी में। और आपको बैंक में पैसे रखने से उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेकिन जानकारी कम होने के कारण लोग कम इन्वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे आने वाले में जैसे आपका उद्यम है, आपके चैनल का जो उद्यम है, लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच जाकर बात करना इस चीज़ के बारे में और जानकारी बढ़ाना, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में जो है निवेशक का हेल्प करना, तो वो सारी चीज़ों के कारण आप देखेंगे तो एक्सचेंज के कारोबार में वृद्धि होगी। लोग जानेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शंस का लाभ जो है, इनकम का लाभ एक्सचेंज को होगा। तो लंबी अवधि का नजरिया रखें। बेहतर कंपनी है, लिस्टेड में कह लें कि दो कंपनियां हैं एक्सचेंज में, एमसीएक्स और ये कंपनी है बीएससी। एनएससी अभी तक लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड स्पेस में है। लेकिन प्रॉस्पेक्ट काफ़ी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि का नज़रिया रख करके होल्ड करना चाहिए। कुमारी मीरा जी कह रही हैं सर कौन से शेयर बाय करना चाहिए। मैम थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हालांकि चर्चा के दौरान बहुत सारे शेयरों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ चुन चुन के का जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है उसमें आपको संतोष जी की रिकमेंडेशंस मिलेगी। तो इस कार्यक्रम के दौरान बने रहिए। सचिन जी से बातचीत कर लेते हैं, प्रयागराज से हैं। सचिन जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, कैसे हैं आप? सर मस्त, आप बताइए सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये एक क्वेरी थी कि राशि फेरल के शेयर मुझे 48 सेल आउट हुए थे जब वो आईपीओ आया था सर। जी। वो उसकी 211 भाग के भाव में है शायद, तो इस समय जी। तो 240 चल रहा है। तो अभी क्या लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं शेयर को कि क्या सलाह राशि रहेगी सर पेरिफेरल उसके ना? बारे में? हाँ सर। राशि पेरिफेरल अभी चल रहा है 339 के आसपास। तो 239, यस सर। नहीं, 339 पे चल रहा है सर अभी तो।
हाँ हाँ, तो प्रॉफिट में है लगभग लगभग में 1-1.5 हजार रुपए का प्रॉफिट है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100 रुपये पर शेयर का बिल्कुल। प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो रहा है। तो हाँ, पर शेयर पूछते हैं यहाँ पर क्या, वैसे आपका नज़रिया क्या है सर? लगभग 2-3 साल रखने का सर। 2-3 साल, चलिए ठीक है। सर राशि पेरिफेरल के शेयर इन्होंने आईपीओ के समय लिए थे और अभी इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। जानना ही चाह रहे हैं कि 2-3 साल के नज़रिए से यहाँ पर क्या होल्ड किया जा सकता है? देखिए, जब बेहतर कंपनी, हमेशा निवेश के लिए देखें कि बेहतर एवेन्यूज या कंपनियां कौन सी बेहतर हैं निवेश के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में ही आपको बेहतर निवेश मिले। तो और जब ये आईपीओ आया था और जब हम इसके आईपीओ के बारे में सेगमेंट में बात कर रहे थे, उस समय भी हमने कहा था कि राशि पेरिफेरल्स, मतलब ये कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होते हैं, वो कंपनी उसमें डील करती है। तो एक बेहतर कंपनी रेडिंगटन इंडिया बोल के है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मेन बोर्ड पे लिस्टेड है। मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ देखें, वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इवन जो है मार्केट कैप, अगर कैश भी देखें, काफ़ी जनरेट करती है कंपनी। तो बेहतर कंपनी में आपको हमेशा निवेश करना चाहिए और वो एक बेहतर ऑप्शंस मुझे दिखता है एटलीस्ट। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से निकल कर धीरे धीरे उसमें कि हर घटे भाव पे अगर चाहें तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस और एक बेहतर कंपनी में निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। सपना राय जी का सवाल, सुपर्णा राय रॉय जी का सवाल ले लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। सुपर्णा जी कह रही हैं कि विपुल जी, मुझे बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ बोलिए प्लीज़, आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूँ, एक दिन भी लाइन नहीं मिलती है, मैं कोलकाता से हूँ। सुपर्णा जी, पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि आपसे सीधे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आपका सवाल अवश्य हम ले लेते हैं। बीसीएल इंडस्ट्रीज़, आपने ये नहीं मेंशन किया आपने कितने भाव पर कितने शेयर ले रखे हैं या फिर आप लेना चाह रही हैं, क्योंकि आज यहाँ पर अच्छी तेज़ी यहाँ बीसीएल इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रही है। करीब 5.6% ऊपर 58 रुपये 47 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी बीसीएल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? अब ये नहीं पता खरीदना चाह रही हैं या इनके पास पहले से है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? और देखिए, ये कंपनी कह लें कि जो है इसमें है, क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग जो है उसमें है। जिसमें कि आप कह लें कि राइस मिल है इनके पास, ग्रेन बेस्ड है, डिस्टिलरी बनाती है, एडिबल ऑयल्स है, रियल एस्टेट के बिजनेस हैं। तो पंजाब और वेस्ट बंगाल में इनके बिजनेसेस हैं। मैं कहूँगा कि बेहतर निवेश जो है, अगेन क्योंकि यहाँ पर मार्जिन जो है, अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हालांकि इन्होंने बढ़ाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट के 3-4 सालों में, जो कि 9% के करीब अभी है। लेकिन अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में कहीं दूसरी जगह देखते हो जहाँ पर कि अगर आपको प्रोसेसिंग में देखना है या फिर आप बेहतर, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कंज्यूमर्स की तरफ देखना चाहिए। एफएमसीजी जो है वो कंपनियां बेहतर कर सकती हैं और उसमें डाबर देखना चाहिए, ब्रिटानिया देखें, एचयूएल देखें, वो बेहतर ऑप्शंस मुझे लगते हैं। तो यहाँ पर मुझे सलाह होगी कि आप जो है अगर ये बढ़ता है तो इससे निकल जाएं। बढ़ता है तो निकल जाइए, ये सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच संजय मंडलोई जी कह रहे हैं विपुल सर जी को राम राम और संतोष जी को भी राम राम, आपको भी राम राम सर। कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि अभी जो आईपीओ आया हुआ है इक्जिको का, वो कैसा है? मैंने बुक कर लिया है पर अभी तक आया नहीं है सर, मेरा सवाल प्लीज़ लेना। कोई बात नहीं सर, अभी इस आईपीओ को लेकर के जो है अभी हम वाह क्या आईपीओ है में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट का थोड़ा सा वेट कर लीजिए और बनी रहिए लगातार मनी नाइन के साथ। राजीव शर्मा जी कह रहे हैं सर जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे। भारत डायनेमिक्स के ऊपर इनका सवाल है, इन्होंने 1490 के प्राइस पे 450 शेयर ले रखे हैं और कह रहे हैं कि 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, अभी क्या करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। भारत डायनेमिक्स बीडीएल में काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है वो आती हुई दिखाई दी है, पूरे रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, लेकिन इन्होंने थोड़े ऊपर खरीदे हैं। अभी 1406 1407 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने ले रखे हैं 1490 पे, तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। अभी क्या करें सर? ऑर्डर फ्लो बना हुआ है लगातार, क्या कुछ करना चाहिए बीडीएल में? देखिए, बने रहें क्योंकि अगर आप देखें, ये जो मिली जुली सरकार है इसके अंदर जो रक्षा का विभाग रहा है वो गवर्नमेंट ने, मतलब बीजेपी ने खुद ही किया है। और पिछली बार जो डिफेंस मिनिस्टर थे वही फिर से डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह। तो आपको एक तो कंटिन्यूटी मिलेगी, जो डिपेंडेंसी थी विदेशों में, कह लें कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो भी सरकार शायद कंटिन्यू करेगी। ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे जरूर आपको थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है कि हम जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें और उस पर जो है हमारी कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिले,
तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लंबी अवधि के लिए बने रहना मुझे लगता है कि एक वाजिब स्ट्रैटेजी होगी। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ बने रही है। इस बीच प्रीति मजूमदार जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका। कह रहे हैं बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं सवाल जवाब पर, लेकिन आपका जो स्टाइल है, जो तरीका है हम निवेशकों से बात करने का, उसमें अपनापन है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। ऐसे ही मनी नाइन के साथ बने रहिए और इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्रीतम जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रीतम जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार प्रीतम जी, संतोष सर कैसे को हैं भी आप? नमस्कार सर। हाँ संतोष जी सुन रहे हैं सर आपको। आप तो हम तो ठीक है, आप अच्छे हैं ना? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। और बताइए क्या करते हैं आप? ओके सर। सर मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, अच्छा अच्छा, तो इन्वेस्टिंग पर्पज से ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तो बात मेरा सर। जो है सवाल, जी सर मैं सैक्सॉफ्ट का 250 एवरेज में लिया था। जी। अभी मेरे पास 150 शेयर्स है। तो आज ही उसमें कुछ छलांग लगाया। तो उसके बारे में सर कुछ टिप्पणी देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल और एक बिल्कुल। सर सवाल है सर, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का हाँ हाँ। 375 शेयर है, 66 एवरेज में है। किस एवरेज क्या बताइए आपने? 66 सर। 66। चलिए ठीक है, उस पर भी राय ले लेंगे मदरसन सुमी वायर पे। लेकिन इस पे जरा बातचीत कर लेते हैं। 250 पे आपने लिए हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट आपको हो रहा है। आज 14% से ज़्यादा सैक्सॉफ्ट भागा हुआ है, 298 का लेवल मिल रहा है, और करीब करीब अब जो है आपको 50 रुपये के आसपास का जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी 100 करोड़ रुपए में ऑगमेंटो लैब को जो है वो उसमें 100% इक्विटी जो है वो खरीदने जा रही है। और इसी वजह से आज मोमेंटम ये जो है 15% के आसपास की जो तेज़ी बनी हुई है सैक्सॉफ्ट के अंदर, उस वजह से देखने को मिल रही है। इस मोमेंटम में कहाँ तक जा सकता है, कहाँ आपको एग्जिट होना चाहिए, उसके लिए ज़रा हम चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, क्या सलाह रहेगी आपकी सैक्सॉफ्ट को लेकर के? आज एक खबर आई है, कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है 100% ऑगमेंटो लैब का 100 करोड़ रुपए में, और उसके चलते मोमेंटम है। देखिए कंपनी जो बिजनेस करती है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है कंपनी का काम है वहाँ पर, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करती है। और कंपनी के नतीजों को देखेंगे तो लास्ट के 3-4 सालों में स्पीडली जो है कंपनी के नतीजे बढ़ते रहे हैं। जबकि आप देखें कि थोड़ी सी जो है मोमेंटम स्लो डाउन था पूरे आईटी क्षेत्र में, और वहीं पर ये कंपनी ने अच्छा किया है। और अब एक्विजिशंस के थ्रू जो है अब जो है वो विस्तार की योजनाएं हैं कंपनी की। तो बेहतर है, मुझे लगता है कि होल्ड करें। और इन्होंने काफ़ी दर्शक को आपके काफ़ी धन्यवाद है कि इन्होंने दो कंपनियां चुनी, दोनों काफ़ी अच्छी कंपनियां चुनी हैं। मदरसन सुमी वायरिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन मदरसन जो इनकी मेन कंपनी है, इसके नंबर्स को देख के मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी बेहतर है। ये छोटी कंपनी है रिलेटिवली, लेकिन इसमें नंबर्स डेट लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। और कंपनी ने अगर आप कहें तो लास्ट के 2-3 सालों में एक्सपेंशन के लिए भी पैसे डाले हैं। तो दोनों कंपनियां अच्छी हैं और दोनों कंपनियां में होल्ड की सलाह होगी। होल्ड की सलाह है सर आपके लिए, फिलहाल यही राय आपके लिए निकल करके आती हुई। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी जो है सवाल भेजा हुआ है आईआरएफसी को लेकर के, और उनका सवाल जो है, उनका नाम जो है मुझसे मिस हो गया क्योंकि काफ़ी तेज़ी से का फ्लो जो है वो सवालों का रहता है, लेकिन आपका सवाल हम ले लेते हैं आईआरएफसी को लेकर के। सर रेलवे शेयरों में अभी क्या करना चाहिए? और काफ़ी शानदार अच्छा मूव हमने देखा पिछले 2 दिनों में, जब से अश्विनी वैष्णव जी ने फिर से रेल मंत्रालय को संभाला है, उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। चाहे आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, टीटागढ़ में कल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी रेलवे को लेकर के आपकी क्या राय है और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? देखिए रेलवे में मैं अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि आप देखें कि एक तो जो बीजेपी है उसने ये जो पोर्टफोलियो है अपने पास ही रखा है। तो और उन्हीं जो प्रीवियस मिनिस्टर थे जो कि टेक्नोक्रेट भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है। मतलब आपको जो है पॉलिसी कंटिन्यूटी मिलेगी। और जो जिस तरह से रेलवे में विस्तार है, जो कह लें कि नए तरीके से नए वॉगन्स को लगाना, और नए जो है आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा अगर आप हाल फिलहाल किसी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो उस सारी चीज़ों को, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट प्राय हो चुका है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका लाभ रेलवे की कुछ कंपनियों को होगा। और इसमें जो भी फाइनेंस लगेगा उसका जो है ये कंपनी आईआरएफसी जुगाड़ करती है। लेकिन वैल्यूएशंस अगेन मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं है आईआरएफसी के ऊपर में।
तो मैं कहूँगा कि इससे बेहतर कंपनियां इरिडा है, IRCTC इवन एट दीज लेवल, जो कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, कि पूरे जो है रेलवे में जो कि सबसे ज़्यादा पैसेंजर और कह लें कि माल ढोती है गाड़ी, उसमें जो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को यूज़ करके काफ़ी अच्छा काम किया IRCTC ने। तो वो कंपनी मुझे अच्छी लगती है। तो ये दो कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं, जहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी साइज के लिहाज से मुझे लगता है कि बेहतर कर सकती हैं। जी, चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन जी को नमस्कार। नितिन, माफ कीजिएगा, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं नितिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर। महाराष्ट्र संभाजीनगर। ओह, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा HAL पे क्वेश्चन है सर। मेरे पास 50 क्वान्टिटी है 50। जी, किस हेलो। किस भाव पे लिए हैं सर आपने? सर मैंने लिया देखो 4661। HL आपने लिया हुआ है 4661 के भाव पर। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे सर आप? सर अभी 6 महीना होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने का नजरिया है। चलिए 4661 पर आपने लिया है। 4909 का भाव देखने को मिल रहा है। 300 रुपये पर शेयर के आसपास, 250 पर शेयर के आसपास का आपको पर शेयर मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने BDL को लेकर के बातचीत की, अब HL आ गया है। सर डिफेंस क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? और ख़ास तौर से HL में हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी BEL हो, BDL हो, HL हो, इन सब का भविष्य कैसा कैसे देख रहे हैं आप, और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे BDL के ऊपर, तो इसमें यह है कि सरकार जो है कि मंशा है कि हम जो है इंडिजिनस, मतलब हम खुद की कंपनियों की, हमारी देश की कंपनियों से हम सारी चीज़ें अपने यूज़ के लिए लें, और रक्षा क्षेत्र में खासकर। और रक्षा में अगर आप देखें, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और कंपनी ने अभी अभी जिस तरह से ऑर्डर बुक है इनके पास, तकरीबन 94,000 करोड़ का है। और वो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले जो है 18 महीने के अंदर तकरीबन 1,60,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक होगा इनके पास। और उसी सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 14,000 से 15,000 करोड़ रुपया मैनेजमेंट बता रही है कि वो केपेक्स में यूज करेगी, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर बुक्स आएंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए उनको जो है अपनी क्षमता का विस्तार करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस जो है यहाँ पर रहने वाला है। और अभी 43 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन जिस तरह से ऑर्डर बुक हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से भी काफ़ी स्कोप है। तो आप लॉन्ग 6 महीने के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा अलबत्ता और अपने समय को बढ़ाएं, और रखेंगे तो काफ़ी अच्छे मुनाफे और भी हो सकते हैं। चलिए, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, बस आप चाहें तो अपना समय सीमा और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको अधिकतम जो है लाभ लेने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे। चलिए, इस बीच रेणु शुक्ला जी का सवाल आया है, और वो कह रही मेरे पास PTC के 53 शेयर हैं 203 के भाव पर। PTC इंडिया के ऊपर अश्विनी बरोड़े जी का भी सवाल है, कह रही हैं हेलो, मैं PTC इंडिया शेयर बाई करना चाहती हूँ, किस भाव पर मुझे लेना चाहिए? पावर क्षेत्र पर एक और सवाल सर, PTC इंडिया को लेकर के आपका क्या राय रहेगी? अभी 211 212 के आसपास चल रहा है ये शेयर, क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? और जिनके पास है, जैसे कि रेणु शुक्ला जी का सवाल है, 203 पे इन्होंने लिया हुआ है, इन्हें 8-9 रुपये 10 रुपये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहाँ पे इन्हें एग्जिट करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि देखिए, पावर में चूंकि इतनी डिमांड आई है, तो इसमें लाभ किसको मिल सकता है, पहले सबसे पहले उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले लाभ जो होगा, जो फर्स्ट बेनिफिशियरी होगा, वो जो पावर जनरेटिंग करती हुई कंपनियां हैं। और ये कंपनी है, सरकार की ही कंपनी है, लेकिन ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। मतलब पावर में अगर किसी को चाहिए तो इनके थ्रू जो है परचेज सेल कर सकते हैं। तो उसका मतलब जैसे कहते हैं हम कि एक तरह से पावर में ब्रोकर हैं ये। तो आपको जो कि सबसे पहला जिसको लाभ मिलेगा वो है जनरेटर, या उसके बाद जो ट्रांसमीटर हैं जैसे कि पावर ग्रिड है। इस तरह की कंपनियां हैं जो कि ट्रांसमिशन में हैं, या फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में जो कंपनियां हैं उनको मिलेगा। उसके बाद जो है ट्रेड, क्योंकि ब्रोकिंग जो है वो बहुत ही थिन मार्जिन के बिजनेस होते हैं। और उसमें भी अगर आप देखें इस कंपनी में जो जिस तरह के नंबर्स हैं, तो लास्ट के 3-4 सालों में नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो मैं कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप स्विच करें, और पावर जनरेटिंग कंपनी जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं,
आने वाले 2030 में, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो अभी हम हैं तकरीबन 400 गीगावाट की हमारी जो है उत्पाद की क्षमता है, उसमें 25% अभी रिन्यूएबल है। थर्मल जो है वो 75% है। 2030 में स्थिति एकदम उल्टी हो जानी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट की मंशा है, और बता रहे हैं कि तकरीबन 75% जो है वो हमारा रिन्यूएबल्स पे होगा। और उसमें सोलर है, हाइड्रो है, कह लें कि विंड एनर्जी है, इससे होगा। और थर्मल जो है उसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन वो पूरी क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन जो है वो 800 गीगावाट के करीब की 2030 770-80 के आसपास बता रहे हैं कि होगी। तो ये जो डायनामिक्स है, इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे वो पावर जनरेटिंग कंपनीज होंगी, तो वहां पर ज्यादा रखना चाहिए। ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और प्रेम स्केटिंग लवर कह रहे हैं कि पीटीसी इंडिया में क्या आगे भरना चाहिए, टारगेट क्या हो सकते हैं, तो आपको भी मुझे लगता है कि उत्तर मिल गया होगा। इस बीच राजेश बंसीवाल जी कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम डेली देखता हूं, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, मैंने एल&टी फाइनेंस के 100 शेयर 156 के भाव पर लिए हैं, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू पे। तो आपको बता दें कि एल&टी फाइनेंस पर भी बजिंग स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में, तो आपके प्रश्न का उत्तर वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ हैं सूरत से, गुजरात से। अभिषेक जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। केम छो, सब मजा में? बस मजा में, बस मजा। आप सब बढ़िया? सब बढ़िया सर। और कैसे लग रहे हैं मनी9 के कार्यक्रम आपको? बस बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी, रेगुलर देखते हैं। थैंक यू सर। अच्छा है। क्या सवाल है सर आपका? हाँ जी, मैं अदानी पावर में जी 300 शेयर है 750 के रेट से, तो अभी आगे क्या करना चाहिए? 750 के भाव पर लिए हुए हैं आपने अदानी पावर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? 2-3 महीने में। 2-3 महीना, बहुत लंबा नजरिया नहीं है। चलिए ठीक है, पूछते हैं संतोष जी से। 750 पे लिए हैं, 755, 756 ये भाव देखने को मिल रहा है, 5-6 रुपए के प्रॉफिट पे हैं। एक तो अदानी पावर पे के साथ साथ अदानी समूह को लेकर के अब क्या आपकी टिप्पणी होगी सर? क्योंकि सरकार की अनिश्चितता को लेकर के थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी थी, अब सरकार भी बन गई है और जो है शेयरों में अच्छी रिकवरी भी बीच में देखने को मिली थी, अब थोड़ी सी सुस्ती है। अदानी पोर्ट पे भी हमारे एक दर्शक का सवाल आया था, मुझसे अब नाम मिस हो गया उनका, 1250 पर शायद उन्होंने लिया हुआ था। और अब अदानी पावर पे सवाल है, अदानी समूह, अदानी पावर, अदानी पोर्ट पे आपकी टिप्पणी। तो सबसे पहले दर्शक के सवाल को लेते हैं कि अदानी पावर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम दिनों का नजरिया है, 2 महीने के करीब, मतलब इनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आपको चार्ट्स देखनी चाहिए, हेल्प करता है काफ़ी। और मुझे लगता है कि 750 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो आपने निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए कि निचले स्तरों पर फिर आपको अगर मिलता है तो आप लें। दूसरी तरफ जहां पर कि आपने पूछा कि पूरे अडानी समूह पर कैसा व्यू है, तो मुझे लगता है कि देखिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ चढ़ कर जिस हाउस ने भाग लिया है वो है अडानी ग्रुप। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, मतलब आप पोर्ट की बात कर लें, मतलब एयरपोर्ट की बात कर लें, या फिर आप जो है पोर्ट की बात कर लें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, तो काफ़ी बड़ा उद्यम इस ग्रुप ने किया है। और सीमेंट भी अगर कह लें तो हाल फिलहाल में उन्होंने खरीदा था हॉरिसन से अंबुजा और एसीसी सीमेंट। तो इसमें जो जो कंपनी जहाँ पर विजिबल कैश फ्लोज अच्छे हैं, उसमें अंबुजा सीमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। विस्तार की भी योजनाएं हैं, और एक अपॉर्चुनिटी वहाँ हो सकती है, तो मौजूदा स्तर से लेकर और गिरता है तो वहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कैश फ्लो है इनके ग्रुप में वो है अडानी पोर्ट पर। और आने वाले टाइम पे अगर इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग हब की सोच रही है सरकार, तो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा पोर्ट, क्योंकि आवागमन जो है माल का वहीं से होगा, तो वो एक बेनिफिशियरी देख सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे हम अभी पावर की बात कर रहे थे, तो अडानी ग्रीन में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। तकरीबन जो है 30 गीगावाट कंपनी करेगी आने वाले टाइम पे, लेकिन करंट वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लगते हैं, तो इन स्तरों पर तो नहीं। लेकिन अगर कोई सब्सटेंशियल करेक्शन होता है, 30-35% का अगर प्राइस में करेक्शन बाय एनी न्यूज़ होता है, तब आपको देखना चाहिए। जी ठीक है, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई अदानी समूह को लेकर के। इस बीच आपको बता दें करीब करीब 970 लोग हमारे साथ खाली यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं लाइव जो है, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और इन आंकड़ों को
जल्दी से जल्दी बढ़ाते रहिए, जितने हो सके अपने मित्रजन, अपने परिवारजन, अपने किसी सीनियर को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके और जो तमाम टेलीग्राम और तमाम माध्यमों के ज़रिए लोग कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं वो दूर हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी 9 के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और संतोष जी से बातचीत कर लेते हैं। संतोष जी को नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बिल्कुल जी। संतोष जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। आप नहीं सुन पा रहे? जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है। चलिए बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, वो जियो फाइनेंस के सर 213 पे लिए वाले 70 शेयर किस भाव पे लिए सर आपने जियो फाइनेंस? 213 रुपये। 213 रुपये पे। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? नहीं, होल्ड करने में होल्ड तो बहुत कर सकता हूँ, मगर उसमें ऐड करूँ या नहीं ये जानना चाहता। चलिए ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ेगा कि नहीं? हालांकि अब आपको तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 213 पे लेके 361 का भाव हो गया है, लेकिन आगे और को ऐड ले करी या नहीं सर? जी जी और ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, और ऐड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? संतोष सर, काफ़ी अच्छी रैली रही है पिछले 5-6 महीनों के अंदर, 50-51% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्या इन लेवल्स पे आने के बाद, चूंकि इन्होंने 213 पे लिए हुए हैं, तो क्या और ऐड करने चाहिए या फिर वेट करना चाहिए गिरावट का? देखिए, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अभी तक उतने नहीं आए हैं। बेबी स्टेप्स कंपनी ने लेना चालू किए हैं फाइनेंशियल क्षेत्र में। जब जब कंपनी जो है रिलायंस से निकली थी, तो इनके जो इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि रिलायंस के शेयर थे कंपनी के पास, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 200 के आसपास था। और जब लिस्ट हुई थी तो हमने आपके चैनल पे कई बार इस चीज़ को बात कही कि कंपनी के स्टॉक प्राइस का जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है, जो कि विजिबल इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो 200 के आसपास है। और देखिए, वहीं से आसपास से घूमकर वापस अभी 350 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि चूंकि नंबर्स अभी आने बाकी हैं, काफ़ी बड़ी विस्तार की योजनाएं हैं कंपनी में, तो लंबी अवधि का नज़रिया पहले रखें, इन स्तरों को थोड़ा अवॉइड करें। और घटता है यहाँ से लेट से कि 15 to 20% की गिरावट अगर किसी भी मार्केट करेक्शंस में, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में होती है तो करें, क्योंकि अगर करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा महंगा दिख रहा है, जी, करंट अर्निंग्स प्लस मार्केट प्राइस को मिलाकर देखते हैं तो वेट करना मुझे लगता है कि वाजिब स्ट्रैटेजी होगी। थोड़ा वेट कर लीजिए सर फ्रेश बाइंग के लिए, वो ज़्यादा वाजिब स्ट्रेटजी, वही आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। प्रवीण गुप्ता जी का प्रश्न आया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। कह रहे हैं, विपुल जी, संतोष जी, जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं, मेरे जैसे कई निवेशक हैं जो 30 तारीख से और 3 जून के बीच 40% तक प्रॉफिट बुक कर गए। HAL, BDL में 5 और 6 मई को मैंने जब शेयर खरीदे तो मेरी एवरेज बढ़ गई है और शेयर कम हो गए हैं। PSU में भी यही हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? बहुत लोगों को जब अच्छा मुनाफा मिल रहा था, उनको लगा चुनाव की अनिश्चितता है, वोलेटिलिटी है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया। जब दोबारा उसको ऐड करने गए तो वही शेयर उनको काफ़ी महंगे भाव पे मिल रहा है, तो उससे उनकी एवरेज बढ़ गई है। इसको लेकर के इनका सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये मतलब साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि आप देखें कि जब हम बचपन में थे तो एक तरह का चीज़ें थी, और हम अब जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदलती हैं। तो ये बदले हुए माहौल, बदली हुई चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये साइकोलॉजिकल होता है कि अब चीज़ें बढ़ गई तो हम कैसे लें। लेकिन हमेशा जब मार्केट ये देखता है कि आगे की तरफ देखता है कि हम कितना आगे और जा सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी साइज है, तो हमेशा उस लिहाज से अब देखें, क्योंकि ये हमेशा निवेश आपका नया होगा। जब भी आप नया निवेश करते हैं, आपने जो बेच दिया, अब जो है बदली हुई परिस्थिति, बदला हुआ निवेश का माहौल और क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उसको एनालाइज करें और फिर जो है आप देखेंगे। और अगर आप पिछली चीज़ों को ज़्यादा जो है रखेंगे दिमाग में, तो फिर शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये जरूर ध्यान रखना है पिछली चीज़ों में कि वैल्यूएशंस कहाँ हैं, क्या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर तो नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान केवल रखा जाए तो मुझे लगता है कि आपको आसानी होगी। जी, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक का सवाल लेते हैं। और आई लव इंडिया के नाम से इन्होंने जो है अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि BPCL बाय करें या फिर IOC, और टारगेट भी बता दीजिए सर प्लीज़। बिल्कुल बता देते हैं सर। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो बस बना हुआ है और पिछले 2-4 दिन में हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारी खबरें भी रही हैं इस क्षेत्र को लेकर के। अगर BPCL, HPCL, IOC में चुनना हो
तो किसे आप चुनना पसंद करेंगे? क्या कुछ रणनीति रहेगी यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर के? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही है। देखना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें एक बहुत बड़ा पैसा कंपनी कमाती है। बीपीसीएल रिलेटिवली जो है वो छोटी कंपनी है, तो मतलब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हैं ये दोनों। तो बेहतर जो है वो मुझे लगता है कि आपको आईओसीएल दें। चूंकि भारत पेट्रोलियम अगर आप देखें नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशूड हैं उसके लिहाज से लगता है कम है, तो किक मिल सकता है, बट बेटर है कि आप आईओसी भी देख सकते हैं। बेहतर कंपनी, लेकिन आप कभी भी निवेश करें तो एक चीज का जो है ध्यान रख लें, थोड़ा अभी लगाएं, क्योंकि कमोडिटी में ये सारी कंपनी डील करती हैं और कमोडिटी एक सिक्लिकल होता है, साइकिल्स में चलती हैं कमोडिटी, और इनके मुनाफे भी साइकिल्स में चलते हैं। अगर तेल के दाम बढ़ गए, कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई, तो इनको आमदनी कम होगी, उस समय पिटेंगे ये शेयर। बहुत दिनों से अगर आप देखें विपुल जी की जो है कच्चे तेल के दाम एक रेंज में कह लें कि स्टेबल हो रखे हैं। तो वो बेहतर होता है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि जो है उनको पता है कि माल कहीं जा नहीं रहा प्राइस, तो उस पर अच्छी स्ट्रैटेजी ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आईओसी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आईओसी बेहतर विकल्प हो सकता है। टारगेट कुछ देंगे क्या इनको सर? देखिए, मैं कहूँगा कि आपने जो धीरे धीरे आप ले यहाँ जी। पर, और एटलीस्ट जो है 200 रुपये के ऊपर का टारगेट मीडियम टू लॉन्गर टर्म में हो सकते हैं। ठीक है सर, तो ये राय निकल करके आती हुई आपको यहाँ पर 200 के ऊपर के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो है हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अमित जी, अमित जी को नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। अच्छा हूँ। उड़ीसा से? चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और वहाँ पर अब नई सरकार का गठन भी हुआ है। काफ़ी सारी खबरें उड़ीसा से जो है लगातार खबरों में बना रहता है उड़ीसा। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मेरा पीसीएल है जो फिलिप्स कार्बन वाला जी, जी। शेयर है। हाँ। फिलिप्स कार्बन लिमिटेड, इसमें 290 शेयर है। उसको मैं लिया हूँ 251.50 में लिया हूँ। अच्छा, थोड़ा बता पाएंगे क्या? मतलब मेरा कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? क्या बोले? कब तक होल्ड कर सकते हैं? नज़रिया क्या है? ये 2 मंथ, 2 to 3 मंथ। 2 to 3 मंथ। खैर, नज़रिया बहुत छोटा है आपका। ट्रेडिंग का ही व्यू आपने लिया हुआ है, और बाज़ार थोड़ी ऊंचाई पर है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कभी देखने को मिल सकती है। 3-4 रुपए का नुकसान आपको अभी यहाँ पर हो रहा है। पिछले और 5-4 एक वेदांत का भी थोड़ा देख लेंगे। 100 शेयर है, 450 में है। क्या आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई सर, फिर से वो बता दीजिए। नहीं, मैं बोला एक वेदांत भी है। वेदांत का 100 शेयर से 450 में है। 415, उसमें भी यही 1-2 महीने का नज़रिया है? नहीं, उसका 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ, चलिए ठीक है। दोनों का 3 to 6 मंथ है एक्चुअली, दोनों का उसी हिसाब से बता। चलिए ठीक है। पीसीबीएल पे सर पहले तो आपकी राय जानना चाहेंगे संतोष सर, कि अभी इनको 3-4 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? दूसरा इनका सवाल एक वेदांता के ऊपर है। वेदांता के ऊपर और भी कई सारे दर्शकों के सवाल हैं, तो इसी में हम चाहेंगे कि उनको भी उत्तर मिल जाए। 444 के आसपास चल रहा है, अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 75% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्या सलाह रहेगी सर वेदांता के ऊपर और पीसीबीएल पे? तो डिस्क्लोजर के रूप में बता दें कि पीसीबीएल मेरे पोर्टफोलियो में है, और हमने कई बार आपके चैनल पर भी जो है इसकी रिकमेंडेशन भी दी है। तो लेने के पीछे एक तो जो है मुख्य रीजन रहे हैं वो है कि इसमें एक्सपेंशन काफ़ी है, और कंपनी ने हाल फिलहाल में एक कंपनी एक्वायर की है, अक्वा फार्म बोल के, जो कि स्पेशलिटी केमिकल और वाटर प्योरिफिकेशंस में है, जो कि ऑयल एंड गैस में लगते हैं। बहुत बड़ी विस्तार हुआ है कंपनी में अभी। उस लिहाज से मैं कहूँगा कि 2-3 महीने का नज़रिया तो थोड़ा सा बेमानी होगा। अगर इस कंपनी में आपको अच्छी प्रॉफिट राइड करनी है, तो आई थिंक यू मस्ट होल्ड एटलीस्ट 1 to 2 years। वहाँ पर आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। थोड़े दिनों का नज़रिया है, तो मुझे लगता है कि 2 से 3% आप स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है। तो जहाँ तक वेदांत जो है वेदांता की बात है, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि प्रमोटर लेवल्स पे जो डेट की बातें हैं बराबर जो है सुर्खियों में रहता है स्टॉक। इन दिनों डेफिनेटली काफ़ी इसमें जो है राइज हुआ है। तो बेहतर कंपनियां इस क्षेत्र में हैं, मुझे लगता है कि हिंडाल्को एक बेहतर कंपनी है, नोवेलिस के
कुछ आईपीओ की बात थी, बात बात में टल गया। मुझे लग रहा है कि वहां पर वो देख सकते हैं निचले स्तरों पर। इस कंपनी में कुछ जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कह लें कि जो प्रमोटर लेवल पर डेट है उससे थोड़ा कंफर्ट नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ये अवॉइड होगा। जी, अवॉइड करिए, आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल कर के आती हुई। एक हमारे दर्शक हैं और वो बार बार पूछ रहे हैं पीएफसी और आरईसी के बारे में जो है जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी पीएफसी और आरईसी को लेकर के, और बर्जिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ें उससे पहले सर बहुत सारे लोगों के सवाल विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयरों पर भी थे। आईटी में अच्छी रिकवरी है, आईटी को लेकर के आपका व्यू अब क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो लोगों ने एंट्री ली हुई है और अब क्या उनको मुनाफा मिलेगा, और जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं तो क्या आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे आईटी के अंदर? तो पीएफसी और आरईसी पे बात कर लें पहले। तो जी पीएफसी आरईसी देखिए, पावर क्षेत्र में जो भी फाइनेंस मुहैया कराती हैं कंपनियां, स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और इन सारे लोगों को देती हैं, तो बेहतर हैं। नंबर्स के लिहाज से भी और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बेहतर हैं। तो आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। जी दूसरी तरफ जो आपने कहा कि जितनी भी आईटी क्षेत्र है वहाँ पर क्या नज़रिया है, तो इन्फ्लेशन जो है वो आईटी के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन होते हैं तो वहाँ पर कंपनियां जो है एक्सपैंड करने के लिए दिक्कत होती है, उनको केपेक्स करना उनके लिए प्रॉब्लम होती है। नए खर्चे नहीं करते हैं क्योंकि सारी चीज़ों के दाम बढ़े होते हैं। और यही कई कह लें कि महीनों से यूएस में स्थिति बनी हुई थी, लेकिन कल जब इन्फ्लेशन के डेटा आए थे तो वहां पर कुछ कूल ऑफ देखने को मिला था, और उसका रिपरकशंस अगर आप देखें, नैस्डैक काफी तेजी से बढ़ा। हमारे यहाँ पर भी आईटी कंपनियां बढ़ रही हैं, तो बेहतर है। और प्राइस भी बहुत दिनों से एक रेंज में घूम रहे हैं, तो बेहतर कंपनियां मुझे लगता है कि इसमें टीसीएस और एचसीएल टेक की तरफ आप देख सकते हो, जो बड़ी कंपनीज हैं। और छोटी कंपनियों में अगर आपको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट लेवल पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें एलएनटी की जो है एलटीटीएस बोलकर कंपनी है वो है, टाटा एलेक्साई है, केपीआईटी कमिंस हैं, इस तरह की है। और कुछ जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रही हैं, इवन जी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कर रही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कह लें कि हैप्पीएस्ट माइंड है या फिर लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, ये कंपनियां भी कर रही हैं, तो देखा जा सकता है इनको भी।